नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज नोट्स पॉइंट के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायुदाब, पेटियां एवं पवनों के बारे में, अध्याय नंबर 4। इससे पहले हमने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उनके 5-7 टॉपिक है वो अपलोड कर दी है, वो आप जाकर वीडियो देख सकते हो। और हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और उसकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जियोग्राफी की अलग से है, हिस्ट्री की अलग से, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ये क्लास है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। मैंने इनकी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अलग है वो बनाए हैं, तो आप एक बार ज़रूर देखें। जो हमने विश्व की कृषि हैं, विश्व की वनस्पति हैं, ज्वालामुखी हैं, ये सारे टॉपिक हैं हमने जवाहर बाटा वगैरह, अक्षांश, देशांतर रेखाओं, गतियाँ, सारे टॉपिक है वो अपलोड कर दिए, एक बार जाकर जरूर देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, आज का टॉपिक है वायुदाब, पेटियां एवं पवने, अध्याय नंबर 4, वायुदाब। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वायुदाब किसे कहते हैं। मतलब वायुदाब सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले हवा के भार को वायुदाब कहते हैं। मतलब वायुदाब ये होता है कि मतलब ये इतना क्षेत्र है और इस पर जितना भी दबाव पड़ता है, जैसे हवा का दाब पड़ता है, उसे हम वायुदाब कहते हैं। मतलब एक निश्चित क्षेत्र पर पड़ने वाले हवा के दाब को वायुदाब कहते हैं। वायुदाब को मिली बार, एमबी या पास्कल में मापा जाता है। तो दोस्तों, आप इसे मत करना, मतलब एमबी जो अपन मोबाइल में चलाते हैं ना, वो एमबी नेट, ये एमबी नहीं है, ये मिली बार की बात हो रही है। तो दोस्तों, ये रीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वायुदाब को किस में मापा जाता है। नहीं, वायुदाब को मिली बार, एमबी या पास्कल में मापा जाता है। सर्वाधिक वायुदाब सागर तल पर होता है, जो 5 नॉट के बराबर होता है। मतलब सर्वाधिक वायुदाब वो सागर तल पर होता है। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि भारत के औसत सागर तल का निर्धारण है वो मेरीना बीच, चेन्नई से किया जाता है। मतलब भारत के सागर तल का औसत निर्धारण, मतलब भारत का जो सागर तल है उसका निर्धारण कहाँ से किया जाता है, वो मेरीना बीच, चेन्नई से किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बन रहा है, थोड़ा सा याद रखना। क्योंकि भारत के औसत सागर तल का निर्धारण मेरीना बीच, चेन्नई से किया जाता है। और ये देखो दोस्तों, रेट 2023 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब पृथ्वी का औसत वायुदाब है जो 1013.25 एम बी। तो दोस्तों, ये देखो बात एम बी की हो रही है। और जब भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर एम पी वगैरह आपको कुछ अलग ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा ध्यान रखना। 1013.25 एम बी या 10 13 25 पास्कल या 760 mm। और भारत का जो वायुदाब है उनका निर्धारण कहाँ से किया जाता है, ये तो मेरे नबी चेन्नई से किया जाता है सागर तल का निर्धारण। लेकिन इनका निर्धारण है जो 45 डिग्री अक्षांश पर किया जाता है। मतलब अक्षांश कितने डिग्री, 45 डिग्री, तापमान 15 डिग्री और ऊंचाई है वो 0 मीटर ऊंचाई पर यहाँ पर वायुदाब का निर्धारण किया जाता है। मतलब 45 डिग्री अक्षांश पर। अक्षांश आपको इसे कहाँ पर 60 मिल जाएगा या 50 मिल जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। 45 डिग्री अक्षांश है, तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और ऊंचाई है वो 0 मीटर है। आगे बात करते हैं कि समुद्र तल पर वायुदाब 1034 ग्राम सेंटीमीटर या 14.7 पौंड या इंच होता है। मतलब समुद्र तल पर है ना, वो वायुदाब है वो 1034 सेंटीमीटर या 14.7 पौंड इंच के बराबर होता है। 6 किलोमीटर पर वायुदाब लगभग आधा रह जाता है। मतलब 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुदाब वो लगभग आधा रह जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब 1034 ग्राम सेंटीमीटर या 14.7 पौंड इंच होता है। 6 किलोमीटर तक वायुदाब लगभग आधा रह जाता है। आगे बात करते हैं वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। मतलब वायुदाब को कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, वायुदाब को एक तो तापमान प्रभावित करता है, और तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध पाया जाता है, मतलब ऋणात्मक। मैं आपको समझाता हूँ कि उल्टा का इसका कहने का मतलब ये है कि जब तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम हो जाता है, और वायुदाब कम होता है तो तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार में उल्टा रिलेशनशिप पाया जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। क्योंकि वायुदाब वह तापमान में उल्टा या नकारात्मक या ऋणात्मक संबंध पाए जाते हैं। इसको उल्टा भी कहते हैं, इसे नकारात्मक भी कहते हैं, इसे ऋणात्मक भी कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आता है मतलब कथन कारण के अंदर, तब आपको यहाँ पर सकारात्मक नाम मिल जाता है या फिर यहाँ धनात्मक मिल जाता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। जब आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा, गलत होने का चांस भी नहीं बनेगा।
क्योंकि हमने शॉर्ट नोट्स है वो इसी प्रकार से बनाई है कि अंतिम समय में आपके लिए रामबाण साबित हो और आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर सको, इसलिए हमने ये नोट्स बनाए हैं। और आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, तो कमेंट एक ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि हमारा कंटेंट आप तक किस प्रकार प्रोवाइड हो रहा है और आपको कैसा लग रहा है। और इसकी अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाए रखी है, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हो। तापमान और वायुदाब में उल्टा या नकारात्मक या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। जहाँ पर तापमान ज़्यादा व वायुदाब कम, मतलब जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पर वायुदाब ऑटोमेटिक कम हो जाता है, तथा जहाँ पर तापमान कम व वायुदाब अधिक रहता है। सागर तल से ऊंचाई, वायुदाब व सागर तल की ऊंचाई में उल्टा संबंध पाया जाता है। तो तापमान और वायुदाब में भी उल्टा संबंध है, और सागर तल से ऊंचाई, मतलब सागर तल और वायुदाब में भी उल्टा संबंध है, मतलब वायुदाब और सागर तल की ऊंचाई में भी उल्टा संबंध पाया जाता है। सागर तल की ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है, मतलब जैसे जैसे सागर तल की ऊंचाई बढ़ती है वायुदाब कम हो जाता है। जैसे 1000 फीट यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 34 MB यानी मिली बार वायुदाब कम हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो रीट या सेकंड ग्रेड के अंदर सीधा पूछा जाएगा, आप ध्यान रखना। यहाँ तो इस बार रीट के अंदर पूछा जाएगा या फिर सेकंड ग्रेड के अंदर तो 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब सागर तल से ऊंचाई, वायुदाब व सागर तल की ऊंचाई में उल्टा संबंध पाया जाता है। सागर तल की ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम हो जाता है। जैसे 1000 फीट या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 34 MB मिली बार वायुदाब कम हो जाता है। थोड़ा ध्यान रखना, मतलब 1 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ते हैं तो 34 MB मिली बार वायुदाब कम हो जाता है, मतलब ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम होता है। जलवाष्प, शुष्क हवा की अपेक्षा आर्द्र हवा हल्की होती है। तो दोस्तों जलवाष्प की बात हो रही है कि शुष्क हवा की अपेक्षा आर्द्र हवा हल्की होती है। और पृथ्वी की घूर्णन गति, मतलब वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक की बात हो रही है। एक तापमान है, सागर तल से ऊंचाई है, जलवाष्प है और पृथ्वी की घूर्णन गति है, गुरुत्वाकर्षण बल है और अक्षांश रेखा है। तो वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होगी? एक तापमान हो गया, एक सागर तल से ऊंचाई होगी, एक जलवाष्प, एक पृथ्वी की घूर्णन गति है। तो दोस्तों यहाँ पर घूर्णन गति की बात हो रही है, ना कि परिक्रमण गति की। तो थोड़ा ध्यान रखना, घूर्णन और परिभ्रमण एक गति होती है, जबकि परिक्रमण गति है वो वार्षिक गति होती है, इसमें कोई इसका प्रभावित नहीं करती है। गुरुत्वाकर्षण बल और अक्षांश रेखा होती है। आप कहीं देशांतर रेखा मत कर देना, थोड़ा ध्यान रखना। जब भी क्वेश्चन आता है ना तो उत्तर के अंदर आपको एक देशांतर रेखा जरूर मिलता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। और बाकी आप इतने तो समझदार हो ही, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना तो गलत हो ही जाता है, चाहे कितना ही हम पढ़ के जाए। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो ना, तो आपका क्वेश्चन है वो गलत होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। आगे बात करते हैं वायुदाब के पेटियों के बारे में। ये वायुदाब पेटियां हैं। अब इनमें से कुछ पेटियां हैं वो गतिजन्य हैं और कुछ पेटियां हैं जो तापजन्य हैं। अब आपको ये समझना है कि कौन सी पेटी तापजन्य है और कौन सी पेटी गतिजन्य है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड के अंदर बन चुका है, जो 7 सितंबर को एग्जाम हुआ था 2025 के अंदर, जो यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। तो दोस्तों इसके अंदर दो पेटियां हैं, एक तो तापजन्य वायुदाब पेटियां और एक गतिजन्य वायुदाब पेटियां। और इसके अंदर भी दो दो पेटियां और हैं, मतलब टोटल है वायुदाब पृथ्वी पर 7 वायुदाब पेटियां हैं। तो इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये एक तापजन्य पेटी है। भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब पेटी, ये भी एक तापजन्य पेटी है। मतलब एक तो ये पेटी है ना, ये तापजन्य पेटी है, और एक ये है ध्रुव वाली, ये दोनों साइड उत्तर और दक्षिण दोनों ध्रुवीय पेटियां हैं, ये तापजन्य है। और ये गतिजन्य कौन कौन सी है? गतिजन्य एक तो ये 30 डिग्री से 35 डिग्री ये गतिजन्य है, और एक 60 से 65 ये दोनों गतिजन्य है। 90 वाली तापजन्य है, 0 डिग्री तापजन्य। तो थोड़ा ध्यान रखना, 0 डिग्री को ITCZ क्षेत्र या भूमध्य रेखीय क्षेत्र न्यून वायुदाब पेटी भी कहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो 0 से 35 डिग्री के बीच है वो व्यापारिक पवनें चलती हैं। दोनों साइड 0 से 30-35 डिग्री तक है तब वहाँ पर व्यापारिक पवनें चलती हैं। और उसके बाद 30 से 60 तक है वो पछुआ पवनें चलती हैं, और 60 से 90 है वो ध्रुवीय पवनें चलते हैं। अब आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि इसको उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, ये उप ध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटी, और ये ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है। अब यहाँ पर 7 पेटी है। अब 7 पेटी कौन कौन सी मैं आपको काउंट करा देता हूँ एक बार। 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, 4, 5, 6 और 7। मतलब वायुदाब में कुल 7 पेटी है, जिसके अंदर
दो है तापजन्य और ये गतिजन्य। मतलब गतिजन्य कौन कौन सी है और तापजन्य कौन कौन सी। अब मैं आपको बता देता हूँ। तापजन्य कितनी पेटी है। तापजन्य 1, 2 और 3। 3 पेटी है वो तापजन्य है, जबकि 4 है वो गतिजन्य है। 1, 2, 3 और 4, ये 4 पेटी वो गतिजन्य है। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि व्यापारिक पवनें किस साइड से किस साइड चलती हैं, पछुआ पवनें किस साइड से किस साइड है और ध्रुवीय कौन सी है। अब मैं बात करता हूँ उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध की पवनें हैं वो देखो भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। दोस्तों ध्यान रखना, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है। मैं उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा हूँ। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आती है। अगर उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की बात करें तो ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही हैं। पछुआ पवनों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध के अंदर पछुआ पवनें भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाती है, जबकि ध्रुव पवनों की बात करें तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आती है। ध्रुव पवनें भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं ध्रुवों से। शायद आप समझ गए होंगे क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ रखा है। मैं तो आपको अंतिम समय में रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आगे बात करते हैं एक एक पेटी के बारे में, थोड़ी विस्तार से वर्णन करते हैं, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बना था और मैं आपको भी बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन बना था। पहले बात करते हैं विश्वोत्तरी की न्यून वायुदाब पेटी, मतलब भूमध्य रेखा पेटी की बात हो रही है, जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, मतलब 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक विस्तृत है। यह पेटी दोनों गोलार्धों के 5-5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर न्यून वायुदाब पाए जाने के निम्न कारण है। यहाँ से क्वेश्चन बना था कि विश्वोत्तरी की न्यून वायुदाब पेटी के, मतलब न्यून वायुदाब पाए जाने का निम्न क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें 2 कारण ये दे रखा था और एक कारण कुछ अलग था, तो थोड़ा ध्यान रखना है। मतलब अत्यधिक तापमान, भूमध्य रेखा पर अत्यधिक तापमान होने के कारण न्यून वायुदाब पाया जाता है। मतलब तापमान और वायुदाब में उल्टा संबंध है, आपको मैंने पहले ही बताया था। क्योंकि यहाँ पर तापमान ज़्यादा है तो वायुदाब न्यून होगा। और वायु का आरोहण, मतलब हवा का ऊपर उठना, क्योंकि यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा है तो ये कि वो हवा है वो ऊपर की ओर जा रही है। और फिर है पृथ्वी की घूर्णन गति, मतलब पृथ्वी जो अपना चक्कर लगाती है, इसकी वजह से भी यहाँ पर न्यून वायुदाब पाया जाता है। एक है गुरुत्वाकर्षण बल का कम होना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है वो भूमध्य रेखा पर कम होता है, जबकि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल है वो ध्रुव पर ज़्यादा होता है। इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है वो भूमध्य रेखा पर न्यून होता है, जबकि ध्रुव पर ज़्यादा होता है। आगे बात करते हैं कि विश्वोत्तरी की न्यून वायुदाब पेटी के कुछ उपनाम दे रखे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना। डोलड्रम पेटी, शांत पेटी भी कहते हैं। विश्वोत्तरी की न्यून वायुदाब पेटी को डोलड्रम पेटी या शांत पेटी भी कहते हैं। दोस्तों विश्वोत्तरी की न्यून वायुदाब पेटी को डोलड्रम पेटी या शांत पेटी भी कहते हैं। इस पेटी में व्यापारिक पवनों का अभिसंचरण होता है, क्योंकि इस पेटी में सवैन्य वर्षा अधिक होती है तथा सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगली बार ये समझना कि यहाँ तो रीट और यहाँ सेकंड ग्रेड दोनों में से आपको यहाँ से 100% प्रश्न है वो देखने मिलेगा, क्योंकि आरपी सिन्हा अभी तक तो यहाँ तक पूछा गया है, लेकिन इस बार है मैंने 2 लाइन पहले ही ऐड कर दी है, क्योंकि आरपीसी का अभी वर्तमान में पैटर्न चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक चल रहा है, क्योंकि आपको बड़े बारीक से पढ़ना पड़ता है। और मैंने उससे 2 कदम पहले ही हुए लाइनें पहले ही ऐड कर ली, क्योंकि अब की बार क्वेश्चन है वो यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट कम पूछे जाते हैं। आरपीसी फैक्ट कम पूछते हैं तो सीधे अपन को याद होना चाहिए। मतलब इस पेटी के अंदर व्यापारिक पवनों में अभिसंचरण, अपन रट रटाई वहाँ पर काम नहीं कर सकते। अगर आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आप रटने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा। मतलब इस पेटी में व्यापारिक पवनों का अभिसंचरण होता है। इस पेटी में सवैन्य वर्षा अधिक होती है, मतलब जब भी ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर सवैन्य वर्षा कम होती है, लेकिन नहीं दोस्तों, भूमध्य रेखा के पास सवैन्य वर्षा अधिक होती है तथा सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं 2 नंबर पेटी के बारे में। तो दूसरी पेटी हमारी कौन सी है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, मतलब 30 से 35 डिग्री उत्तर दक्षिण के अंदर स्थित है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो 30 से 35 डिग्री उत्तर दक्षिण के अंदर स्थित है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी जो कि 30 से 35 डिग्री उत्तर दक्षिण के अंदर स्थित है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी 30 से 35 डिग्री उत्तर दक्षिण। यह पेटी दोनों गोलार्धों के 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। यहाँ पर हवा का अवतलन, मतलब अवरोहण नीचे उतरना, यहाँ पर हवा वापस है वो नीचे उतर रही है,
होता है। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी व्यापारिक पवनों व पछुआ पवनों के बीच विभाजन का कार्य करते हैं। मतलब कौन सी पेटी है जो उपोषण उच्च वायुदाब पेटी व्यापारिक पवनों व पछुआ पवनों के बीच विभाजन का कार्य करते हैं, वो है उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। इस पेटी को अश्व अक्षांश घोड़ा अक्षांश पेटी भी कहते हैं। आपने ये नाम बहुत बार सुना होगा, क्योंकि इस पेटी को अश्व अक्षांश पेटी या घोड़ा अक्षांश पेटी भी कहते हैं। क्योंकि पहले लोग समुद्र में व्यापार करते थे, तो यहाँ पर घोड़ों में जो आगे नहीं बढ़ पाते थे, तो यहाँ पर कुछ सामान है वो घोड़ों से नीचे फेंक देते थे, इसलिए इसे अश्व अक्षांश पेटी कहा जाता है। कौन सी पेटी को? उपोषण उच्च वायुदाब पेटी 30 से 65 डिग्री उत्तर दक्षिण। यहाँ पर प्रति चक्रवात की दशा बनती है। तो कहाँ कौन सी पेटी में सर्वाधिक प्रति चक्रवात की दशाएं बनती है? उपोषण उच्च वायुदाब पेटी के अंदर सर्वाधिक प्रति चक्रवात की दशाएं बनती है। आगे बात करते हैं 3 नंबर पेटी के बारे में। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जो कि 60 से 65 डिग्री में स्थित होती है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यह पेटी दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध की उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पर अनवरतन मतलब समान दाब पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जलीय भाग ज्यादा है। मतलब दक्षिणी ध्रुवीय पेटी है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो उपध्रुवीय पेटी है, यहाँ पर वायुदाब पे हो अनवर्तन मतलब एक समान वायुदाब पाया जाता है। इसका मेन रीजन कि वहाँ पर जलीय भाग ज़्यादा है, क्योंकि अपन को पता है कि दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर जलीय भाग ज़्यादा है। वहाँ पर मात्र 8% ही स्थल है और बाकी सारा का सारा दक्षिणी गोलार्ध में जल से घिरा हुआ है, इसलिए वहाँ पर है वो दाब एक समान से पाया जाता है। आगे बात करते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी जो कि 80 से 90 डिग्री तक है। यह पेटी दोनों ध्रुवों के चारों ओर स्थित है। और अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, जहाँ से सेकंड ग्रेड के अंदर वर्तमान में अभी अभी ताज़ा आपको क्वेश्चन देखने को मिला था और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आरपीसी वो क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक पूछ रही हैं और हमने पहले ही ऐड कर रखा है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम और नेक्स्ट कौन सा वीडियो लेके आना है ये भी आप ज़रूर बताएं। इनकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियो है देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। कुछ फैक्ट हैं 2-4 आप थोड़ा ध्यान रखना। मतलब वायुदाब पेटियाँ सदैव एक स्थिति में नहीं रहती। मतलब वायुदाब पेटियाँ कभी स्थिर नहीं रहती है, ये कभी उत्तर तो कभी दक्षिण की तरफ खिसकती रहती है। इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। मतलब वायुदाब पेटियाँ सदैव एक स्थिति में नहीं रहती है, ये सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन के साथ साथ स्थानांतरण होता है ध्रुव पेटियों को छोड़कर। मतलब ध्रुवीय पेटी एक मात्र ऐसी पेटियां हैं जिनका स्थानांतरण नहीं होता, क्योंकि ये स्थिर पेटी है और बाकी है वो सारी पेटियां अस्थिर पेटियां हैं। मतलब 5 पेटी ऐसी जो अस्थिर है और 2 पेटियां जो स्थिर पेटियां के अंतर्गत आती हैं। वायुदाब पेटियां सदैव एक स्थिति में नहीं रहती हैं, ये सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन के साथ साथ स्थानांतरण होता है। मतलब इनका स्थानांतरण होता है ध्रुव पेटियों को छोड़कर, अर्थात गर्मियों में ध्रुवों की ओर एवं सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर ये पेटियां खिसक जाती है। मतलब ये पेटियां जो गर्मियों के अंदर है वो ध्रुवों की तरफ जाती है। मतलब गर्मियों में तो ये जाती है ध्रुवों की तरफ, क्योंकि आप इसे याद कर लो। मतलब इन पेटियों को लगती है ज़्यादा गर्मी, तो तब ये गर्मी पड़ती है तो ये ध्रुव की तरफ चल जाती है। अगर ये सर्दी पड़ती है तो ये विषुवत रेखा की तरफ आ जाती है। ऐसे मतलब थोड़ा हिंट से याद कर लेना, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो भी 7 सितंबर को एग्जाम हुआ था 2025, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। मतलब दाब प्रवणता अधिक होने पर पवनों का वेग अधिक होता है। और जब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था मतलब दाब प्रवणता अधिक होने पर पवनों का वेग कम होता है। क्वेश्चन इस प्रकार आया था, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब दाब प्रवणता जब अधिक होगी तो पवनों का वेग भी अधिक होता है, तथा दाब प्रवणता कम होने पर पवनों का वेग भी कम होता है। ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड के अंदर अभी ताज़ा 7 सितंबर 2025 को। ये देखो हमने यहाँ पर लिख भी रखा है सेकंड ग्रेड 2025। दाब प्रवणता अधिक होने पर पवनों का वेग भी अधिक होता है, तथा दाब प्रवणता कम होने पर पवनों का वेग भी कम होता है। अधिक दाब प्रवणता वाले क्षेत्रों में समदाब रेखाएं पास पास होती हैं। मतलब जहाँ पर दाब प्रवणता अधिक होगी वहाँ समदाब रेखाएं पास पास होती हैं,
तथा कम दाब प्रवणता होने वाले क्षेत्रों में समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं। आप इस प्रकार याद कर लेना। जैसे मतलब अधिक दाब प्रवणता मतलब जहाँ पर लोग अधिक है तो वहाँ पर मतलब आप पुलिस है, समदाब को आप पुलिस समझो। मतलब वहाँ पर अगर जनता ज़्यादा है, भीड़ इकट्ठी ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर पुलिस वाले लोग भी ज़्यादा होंगे। अगर जनता कम है, भीड़ भड़ाका कम है, वहाँ पर पुलिस कम हो। इस प्रकार थोड़े हिंट से याद कर लेना, क्योंकि आपको स्थायी है वो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं पवनों के प्रकार। मतलब एक क्वेश्चन तो आपका वहाँ से आ जाएगा वायुदाब पेटियों के बारे में, और एक क्वेश्चन आपका आएगा पवनों के प्रकार के बारे में। तो आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर आपके कंप्लीट हो रहे हैं। और 4 नंबर का क्या महत्व होता है ये आप सभी जानते हो, क्योंकि तैयारी करने वाले के लिए एक नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मायने रखता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से शुरू करते हैं पवनों के प्रकार के बारे में। आप कमेंट बॉक्स ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें, ताकि हमें पता चले कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हमारे कंटेंट में क्या सुधार करने की आवश्यकता है, ये भी आप ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं पवनों के प्रकार। पवनें होती हैं, देखो, एक तो होती हैं स्थायी पवनें, एक होती हैं अस्थायी पवनें, और एक होती है स्थानीय पवनें। अब कौन कौन सी क्या क्या इनमें विशेषता है, क्या इनमें अंतर है, इनके बारे में बात। स्थायी पवन को हम क्या कहते हैं? प्रचलित पवन। प्रचलित पवन को हम घरीय पवन, घरीय को हम सनातनी, इसे हम भूमंडलीय पवन कहते हैं। मतलब स्थायी पवन, इसे प्रचलित, इसे घरीय, इसे सनातनी, इसे भूमंडलीय पवन कहते हैं। और इनके 3 प्रकार हैं। एक तो व्यापारिक पवन है, एक पछुआ पवन है, और एक ध्रुवीय पवन। ये हमने पीछे बात कर ली है, कौन सी पवन कहाँ पर होती है, कितनी डिग्री कोण पे बनती है, इनके क्या क्या नाम है। मतलब स्थायी पवन ये स्थायी होती है, ये हमेशा चलती है, इसको स्थायी पवन कहते हैं। मतलब स्थायी, इसे ही प्रचलित नाम दिया, इसे ही घरीय, इसे सनातनी, और इसे भूमंडलीय। अब बात करते हैं अस्थायी पवनों के बारे में। यानी इसके मौसमी पवन, ये मौसम के अनुसार बदलती रहती है, या सामयिक पवन। ये 3 पवन है। जैसे एक मानसूनी पवन होती हैं, एक स्थल व सागर समीर, और एक पर्वत व घाटी समीर। अब बात स्थानीय पवन, ये ठंडी और गर्म पवन है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो आगे बात करते हैं पवन। पवन किसे कहते हैं, मतलब पवन क्या है और इसकी विशेषता क्या है। पवन, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। मतलब जो भी गति से हवा आ रही है उसको हम पवन कहते हैं। गैस, गैस एक निश्चित डब्बे में गैस, मतलब एक निश्चित जगह अंदर कोई चीज़ है, उसे हम गैस कहते हैं। पवन की दिशा वह होती है जिस दिशा से वो आ रही है। मतलब अपन कभी कहते हैं ना, पूर्वी चल रही है, उत्तरादि चल रही है, दक्षिणी चल रही है। मारवाड़ी कहते होंगे, कोई कहते हैं कि पूर्वी चल रही है, आज तो बरसात होगी। मतलब इसकी दिशा वही होती है जो जिस दिशा से वो आ रही है। मतलब इधर से आ रही है तो इसकी दिशा उधर से ही मानी जाएगी, जिस दिशा से वो आ रही है। हवा, वायु एक यांत्रिक मिश्रण है, जलवाष्प गैस प्लस एरोसोल्स। मतलब वायु है वो एक यांत्रिक मिश्रण है, किस किस का? जलवाष्प गैस व एरोसोल्स, मतलब धूलकण के। अब बात करते हैं सबसे पहले स्थायी पवन के बारे में, और जो यहाँ पर रीट 2023 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों, मैं कंटेंट ऐसा लेकर आया हूँ कि जहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम एजेटिक लाइन टू लाइन आपको पूछे जाएंगे। इससे बाहर जाने की कोई चांस नहीं। अगर इससे बाहर गया तो समझो सभी जगह बाहर है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं स्थायी पवन। स्थायी पवन होती है, एक तो व्यापारिक पवन है, ये उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व दिशा से तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा में चलती हैं। तो थोड़ा दिशा का ध्यान रखना, क्योंकि व्यापारिक पवनें हैं ये उत्तरी गोलार्ध में, व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व दिशा से तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा में चलती हैं। आगे बात करते हैं पछुआ पवनें। क्योंकि पीछे हमने डायग्राम बना के ये सारा समझ लिया है, तो यहाँ पर समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार इसे समझाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। पछुआ पवनें दोनों गोलार्धों में 30 से 60 अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा में चलते हैं। पछुआ पवनें दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र गति से चलती हैं, क्योंकि यहाँ महासागर अधिक है, इसलिए घर्षण नहीं लगता है। तो ये बात हमने पीछे भी बात कर ली कि क्योंकि पछुआ पवनें दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर घर्षण नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर हवा है वो तेज गति से चलती है, क्योंकि वहाँ पर 92% भाग पर जलीय भाग है। दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर 92% भाग वो जलीय भाग है, मात्र 8% है वो स्थलीय भाग है, मतलब जनता निवास करती है।
आगे बात करते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों को बहादुर वीर पछुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण या मोस्ट है, थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बन रहा है, यहाँ से क्वेश्चन टपक सकता है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों को बहादुर वीर पछुआ के नाम से भी जाना जाता है। 40 डिग्री अक्षांश पर इसे गर्जता चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, 60 डिग्री पर चीखता साटा कहते हैं। यह दक्षिणी गोलार्ध के अंदर पछुआ पवनों के अलग अलग जगह अलग अलग नाम हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये नाम भी पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं कि ये पवनें अधिक ताप से कम ताप की ओर चलती हैं। मतलब पवनें हैं कभी भी चलती हैं तो अधिक ताप से कम ताप की ओर चलती हैं। ये अपने वातागर का निर्माण करती हैं। ये पवनें वातागर का निर्माण करती हैं तथा चक्रवातों की उत्पत्ति करती है। मतलब पछुआ पवनें हैं एकमात्र पवनें कौन सी है जो वातागर का निर्माण करती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, वो पछुए पवनें, आपको व्यापारिक पवनें मत करना, पछुआ पवनें करना। ये पवनें वातागर का निर्माण करती हैं तथा चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ध्रुव पवनें दोनों गोलार्धों में ध्रुव उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुव निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली पवनों को ध्रुव पवनें कहते हैं। मतलब ये ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध की ध्रुवीय पवनों को नॉरेस्टर पवनें भी कहा जाता है। मतलब उत्तरी गोलार्ध के अंदर ध्रुवीय पवनों को क्या नाम दिया गया, नॉरेस्टर पवनें कहा गया है। दोस्तों आगे बात करते हैं अस्थायी पवनों के बारे में। अस्थायी पवनें या मौसमी पवनें, इसे मानसूनी पवनें, नंबर 1 है मानसूनी पवन। मानसूनी पवनों से तात्पर्य उन पवनों से है जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलते हैं। मतलब वर्ष में 1-2 बार अपनी दिशा बदलते हैं, उसे मानसूनी या अस्थायी पवनें कहते हैं। क्योंकि अगर दिशा बदल रही है तो वह अस्थायी पवन है। मानसूनी जलवायु दोनों गोलार्धों के 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलती है। मानसूनी जलवायु एशिया महाद्वीप के देश जैसे भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, जापान, वियतनाम देशों में चलती हैं। इस हवा को छद्म मानसूनी हवा भी कहते हैं। आगे बात करते हैं स्थल समीर व सागर समीर के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि अपन स्थल को सागर समझ लेते हैं, सागर को स्थल समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना, आपका क्वेश्चन सही करना है, अपन को क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अपन का टारगेट एक ही है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए और आपको शॉर्ट मैटर मिल जाए और जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए, क्योंकि बार बार आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि गाइड तो हमारे पास बहुत सारी पड़ी है, इतने गाइडों का भंडार किसी को याद नहीं होता है, तो मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ। जो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। आगे बात करते हैं स्थल समीर व सागर समीर। यह एक दैनिक पवन तंत्र है। दिन के समय सागर से स्थल भाग की ओर चलने वाले मंद पवन को सागर समीर कहते हैं। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, मतलब ये एक दैनिक पवन तंत्र है, एक दैनिक पवन तंत्र है। दिन के समय सागर से स्थल भाग की ओर चलने वाले मंद पवन को सागर समीर कहते हैं और यहाँ पर दिन में ज़्यादा तापमान व कम वायुदाब होता है। रात्रि के समय स्थल भाग से सागर की ओर चलने वाले मंद पवन को स्थल समीर कहते हैं। यहाँ पर रात के समय कम तापमान व ज़्यादा वायुदाब हो जाता है, तो ये कम वायुदाब की ओर चलने लग जाते हैं। आगे बात करते हैं पर्वत समीर व घाटी समीर के बारे। पर्वत समीर व घाटी समीर, यह एक दैनिक पवन तंत्र है। दिन के समय घाटी के निचले भागों से पर्वतों के ऊपरी भागों की ओर चलने वाली पवनों को घाटी समीर कहते हैं। यानी घाटी समीर को हम एक अलग इंग्लिश में इसे एनाबेटिक भी कहा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि नया नाम है, पूछा जा सकता है। जैसे आरबीसी तो नहीं पूछेगी तो ये आरपीसी पूछेगी, क्योंकि आरबीसी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है। रात्रि के समय पर्वतों के ऊपरी भागों से घाटी की ओर चलने वाले पवनों को पर्वत समीर यानी केटाबेटिक भी कहा जाता है। हम बात करते हैं स्थानीय पवनों के बारे में। स्थानीय पवनें जो किसी स्थान विशेष तथा निश्चित दिशा में चलती हैं। स्थानीय पवनें 2 प्रकार की होती हैं, एक ठंडी पवनें और एक गर्म पवनें। गर्म पवनें हैं वे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती हैं, जबकि ठंडी पवनें वे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं। अब दोस्तों ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको बना देता हूँ एक साथ, न वरना या अलग अलग करें
चलो मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करा देता हूँ, 5-7 मिनट के अंदर ही, इसके अंदर ही, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाएंगे तो फिर आपको मिलना कठिन हो जाएगा। फिर भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी, वहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे एक साथ। गर्म पवनें चिनूक, ये हवाई रॉकीज पर्वतमाला यानी उत्तरी अमेरिका की पूर्वी ढाल पर चलती हैं। ये गर्म हवाई उपस्थित बर्फ को पिघला देती हैं, अतः इन्हें हिमबक्षिणी भी कहा जाता है। यही कारण है कि रॉकीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर सर्दियों में भी घास उग जाती है। ढाल से उतरकर ये हवाई प्रेरी के घास के मैदान यूएसए कनाडा में चलती हैं। मतलब चिनूक हवा है, ये गर्म हवा है, कहाँ पर चलती है? रॉकीज पर्वतमाला। रॉकीज पर्वतमाला कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी ढाल पर चलती है। और चिनूक हवा को हिमबक्षिणी भी कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। आगे बात करते हैं हरमटन हवा, और ये हवा है जो 2023 रीड के अंदर पूछी जा चुकी है। हरमटन हवा उत्तरी अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में चलती हैं। जब हरमटन हवा सहारा मरुस्थल को पार करके गिनी तट पर पहुंचती है तो इसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हवाई उष्ण कष्टदायी मौसम को सुहाना कर देती हैं। तो दोस्तों इसके अन्य नाम के बारे में थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां से पूछा गया था कि डॉक्टर हवा कहाँ पर चलती है? गिनी तट पर चलती है। गिनी तट कहाँ है? अफ्रीका। जब ये हरमटन हवा है वो सहारा मरुस्थल के अंदर चलती है, ये भी अफ्रीका के अंदर। डॉक्टर गिनी तट पर, हरमटन सहारा मरुस्थल, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड, ब्रीफील्डर विक्टोरिया प्रांत ऑस्ट्रेलिया के अंदर चलती है। ब्लैक रोलर यूएसए के अंदर चलती है। आगे बात करते हैं सिरोको हवा के बंदर, यह गर्म हवा है, थोड़ा ध्यान रखना। सिरोको हवा उत्तरी अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में चलने वाली हवा शिमुम हवाई भूमध्य सागर को पार करके इटली में वर्षा करती हैं, और इस समय शिमुम सहारा मरुस्थल से उड़ाकर लाई गई लाल मिट्टी नीचे गिराती हैं, अतः इसे रक्त वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब सिरोको हवा को रक्त वर्षा भी कहते हैं। इटली अफ्रीका के अंदर इसे सिरोको कहते हैं, सहारा व अरब मरुस्थल में इसे शिमुम कहते हैं, मिस्र के अंदर से खमशिन कहते हैं, और लीबिया के अंदर से गिबली कहते हैं। लू पाकिस्तान में भारत में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को लू कहा जाता है। फोन हवा आल्प्स पर्वतमाला में चलती हैं। ये यूरोप महाद्वीप के फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में चलती हैं। ये हवाई स्विट्जरलैंड में अंगूर की फसल को जल्दी पका देती हैं। जोंडा पवन, ये गर्म पवन है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका के ढाल पर उतरकर अर्जेंटीना में प्रवाहित होती हैं। अबूब सूडान के अंदर, बरग अफ्रीका के अंदर, और काराबुरान तारिम बेसिन के अंदर चलती हैं। आगे बात करते हैं सांताना के बारे में, या सेंटाना। ये कैलिफोर्निया में दो पर्वत श्रेणियों के बीच में, फ्रांस में को इसे मार्टिन कहते हैं, यूरोप में इसे ट्रमोंटाने, जापान के अंदर यामा कहते हैं। सिस्तान, ये गर्म हवा है, 120 दिन की हवा है, जो ईरान के पठार में प्रवाहित होती है। शामल अरब के पठार में प्रवाहित होती है। आगे बात करते हैं ठंडी हवा के बारे में। ठंडी हवा ज़्यादा नहीं है, 8 हवा है। जल्दी जल्दी इसके नाम थोड़े देख लेते हैं। मिस्ट्रल हवा, जो सेकंड ग्रेड के अंदर पूछी जा चुकी है, जो दिसंबर के अंदर एग्जाम हुआ था, 2025 के अंदर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। दिसंबर 2025 नहीं, दिसंबर 2024 के अंदर हुआ था। मिस्ट्रल राइन घाटी फ्रांस में चलती है। बोरा इटली एंटार्कटिक तट पर चलती हैं। ब्लिज़ार्ड, यह ध्रुवीय हवाएं हैं जो कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया व उत्तरी अमेरिका में चलती हैं। इसके अन्य नाम, साइबेरिया में इसे बुरान, उत्तरी अमेरिका में नॉर्थन, दक्षिण अमेरिका में नॉर्ट, परगा या पुरगा। रूसी टुंड्रा में चलने वाली ठंडी हवा है। 22 फ्रांस में चलती हैं। लेवेडोर स्पेन में चलती हैं। पेम्पेरो अर्जेंटीना, चिली व उरुग्वे में चलती है। अबूब, इसे धूल का तूफान भी कहते हैं, ये सूडान और सहारा मरुस्थल में चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमें कौन सा टॉपिक लेके आना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएं, और हमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है, ये आप सारी बातें कमेंट बॉक्स में एक ज़रूर कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि अगला वीडियो किस प्रकार लेके आना है और कौन से टॉपिक का वीडियो लेकर आना है, ये आप कमेंट जरूर करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहे। धन्यवाद मित्रों।